हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, 1857 की क्रांति। ये जो 1857 की क्रांति है, बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और आज हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ऐसे कुछ फैक्ट होंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा, हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, किसके द्वारा की जाती है, और अलग अलग शहरों में ये क्रांति फैल रही थी, तो किस शहर में किस क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और बाकी का हम उससे आगे का आज की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था। हमने 1857 की क्रांति की पूरी थ्योरी पढ़ी थी कि भाई क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति आई, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिटेल पढ़ी थी, क्योंकि एक कारण की वजह से 1857 की क्रांति नहीं हुई, इसके कई कारण थे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये पढ़ा था कि एक एनाफील्ड राइफल थी, जिसमें 34 NI बटालियन थी। 34 NI बटालियन का जो सैनिक था मंगल पांडे। तो वहां पर कंडीशन ये थी कि इस राइफल के कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, और इसमें गाय सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिसका विरोध किया सैनिकों ने। और इसमें मंगल पांडे सबसे पहले हाईलाइट होते हैं जिन्होंने ये विरोध किया था, और लेफ्टिनेंट सर्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग को उन्होंने गोली मार दी थी, जिस वजह से उनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, प्रचार के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? रोटी और कमल का प्रतीक के रूप में 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से ये प्रारंभ हुई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह बन जाती है बैरकपुर छावनी। ठीक है, और इसके अलावा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मैंने आपको बता रखी है, मंगल पांडे के बारे में हम आपको बता दिया है, और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी बाद में विरोध किया था। हमने ये भी पढ़ा था कि मेरठ की ही 20 NI बटालियन ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो बहादुर शाह जफर को सभी ने अपना नेता बना लिया या इनको आगे किया, और इस वजह से निकलसन और हडसन ने बहादुर शाह जफर के दो पुत्र और पोते की हत्या कर दी, और उन्हें रंगून भेज दिया, और रंगून में जाके उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बिना साम्राज्य का बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफर को बोला जाता है। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये भी पढ़ा। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब, तो वो कान पकड़ के बोलते हैं ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, लखनऊ में अगर बात करते हैं कि लाखों लोग यात्रा पे जाते हैं, हज की यात्रा पे जाते हैं, तो हजरत महल, बेगम हजरत महल मैंने आपको बताया था। ठीक है, बुंदेलखंड के अंदर हमने पढ़ा था झांसी की रानी को, और झांसी की रानी जो थी उनके पति का नाम था गंगाधर राव, और तात्या टोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन वहाँ एक अंग्रेज था ह्यूरोज, और ह्यूरोज ने ही इस क्षेत्र का, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। बरेली से बड़ी रैली बताई थी, जो बहादुर होगा वो सबसे आगे चलेगा बड़ी रैली में, बहादुर खां बताया था। फैजाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो फैजाबाद से फौजी याद कराए हैं हमने, और यहाँ पर अहमद दूल्हा फौजी बना दूल्हा, तो मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में। और बिहार में जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उनका नाम आता है। इलाहाबाद में लियाकत अली के बारे में बात आती है कि भाई लियाकत अली ने अंग्रेजों का विरोध किया था, कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया था। महाराष्ट्र के अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहला केंद्र बना था महाराष्ट्र में, और पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। और इसमें हम चापेकर बंधुओं को पढ़ते हैं। चापेकर दो बंधु थे, जिसमें इन्होंने एक रैंड और यस्टर्ड की हत्या कर दी थी, तो ये सबसे पहली जो है यूरोपियों की हत्या मानी गई है, तो स्वाभाविक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बाइक से याद कराया था 97 1897 की ये घटना है, जिसमें चापेकर बंधुओं ने इन दोनों अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में काफी अच्छा कुछ पढ़ा था हमने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। भारत में बेताज बादशाह इनको कहा गया है, क्योंकि इन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और 1893 बम बोले याद करा था 1895। 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत करवाई थी, और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का काफी विकास हुआ था, और तिलक ने दो समाचार पत्र निकाले थे, एक था केसरी और एक था मराठी। ठीक है,
तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और महाराष्ट्र मतलब मराठी भाषा के अंदर केसरी जो है ये दोनों निकाले थे। और इनमें उसने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिस वजह से अंग्रेजों ने उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा के 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें मांडले जेल में उन्हें रखा गया था। और मांडले प्रवास के दौरान ही उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसके बारे में उन्होंने लिखा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि रैंड और यस्टर्ड की हत्या को उन्होंने सही ठहराया। इसके अलावा कोल्हापुर के महाराज थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति दुर्व्यवहार किया, तो उसको भी उन्होंने सही बताया। इस वजह से अंग्रेजों ने उनके ऊपर कार्रवाई की। ठीक है, इसके अलावा मित्र मेला अभिनव भारत, मैंने मित्र जब मेले में होते हैं तो शोर मचाते हैं ये बताया था। और अभिनव भारत 2 शब्द पढ़े थे हमने। और 1904 में वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी। तो वीडी सावरकर भी मैंने आपको बताया था, बड़ी सवर करी, वीडी पीने के लिए सवरकर, दोस्त बोल रहे थे, मित्र मेला में थे, तो ऐसे करके याद करा था हमने। ठीक है, इसके अलावा नासिक षड्यंत्र केस नासिक 9 में हुआ था। और नासिक षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि मजिस्ट्रेट जैक्सन जो है और अनंत लक्ष्मण कनारे ने उनको गोली मार दी थी और जैक्सन हत्याकांड में इनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बीडी सावरकर जो थे वो लंदन से गिरफ्तार कर लिए गए थे और इन पे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी जो भी कार्य हो रहे थे वो धीमी पड़ गए थे। ठीक है, बंगाल के अंदर हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल पहुंचा। बंगाल में हम 2 व्यक्तियों के नाम पढ़ते हैं, वारिंद कुमार घोष को पढ़ लेते हैं और भूपेन्द्र नाथ दत्त को पढ़ लेते हैं, जिसमें वारिंद कुमार घोष अरविंद घोष के भाई हैं और भूपेन्द्र नाथ दत्त जो है वो विवेकानंद जी के भाई हैं। तो इन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बंगाल में बड़े ही उससे समझदारी से ये पूरा सब चलाया। और यहाँ पर हमने पढ़ा था भवानी मंदिर, वारिंद कुमार घोष, और भवानी मंदिर में अरविंद घोष का भी नाम आता है, एक कृति है। इसके अलावा ढाका में अनुशीलन समिति थी, कलकत्ता में भी थी, एक थी 1904 में तो एक थी 1907 में। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। तो यहाँ पर हमें एक नाम पढ़ने को मिलता है खुदीराम बोस और एक नाम पढ़ने को मिलता है प्रफुल्ल चाकी। तो हुआ ये था, किंग्सफोर्ड पे हमला किया लेकिन किंग्सफोर्ड जो थे वो बच गए थे और मिस्टर कैनेडी की जो पत्नी थी और पुत्री वो मारी गई थी। तो शर्मिंदा होकर प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया। खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सुना दी गई थी और उनको जब फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी हैं जिन्हें 15 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। ठीक है, इसके अलावा अलीपुर षड्यंत्र केस था जो 1908 में हुआ था। देखिए हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, जो भी हमने यहां तक कंप्लीट किया था अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, आगे की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी 1857 की क्रांति का ही हिस्सा है, यानी कि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी तो ये जो 1857 की क्रांति अभी अपने भारत में चल रही थी, लेकिन विदेश में यानी अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, लंदन में भी इसका कहीं ना कहीं ये चलेगी और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात आती है 1908। 1908 में क्या हुआ, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ ले, अलीपुर षड्यंत्र केस बताइए कब हुआ था। नासिक षड्यंत्र केस 9 में हुआ था, तो वो हमने पढ़ लिया। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है 1908। अब देखिए अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानून गो, देखो वहां पर महादेव बापट को पेरिस भेजा था, महादेव बापट को पेरिस भेजा था बम सीखने के लिए। यहां पर हेमचंद्र कानून गो को भेजा था रूस, जिसमें ये बम बनाने के लिए भेजा था कि बम बनाना सीख के आई है। ठीक है, उनकी वापसी के उपरांत 1907 में जो कलकत्ता में आपको पता है अनुशीलन समिति स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना इन्होंने स्थापित कर लिया, कलकत्ता में बम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बारिंद कुमार घोष की लापरवाही से, जो बारिंद कुमार घोष थे उन पर पहले से अंग्रेजों की नजर थी, क्योंकि वो लंदन चले गए थे, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में जाके इनको। लेकिन बारिंद कुमार घोष को के लापरवाही से ये पूरा समूह जो था वो पकड़ा गया। ठीक है, जिसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। इन लोगों पर कलकत्ता के अलीपुर अदालत में केस चला और इस केस में सरकारी गवाह बने नरेंद्र गोसाई। तो नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र नाथ बोस ने हत्या कर दी थी। नरेंद्र गोसाई जो थे वो सरकारी गवाह बन गए थे और नरेंद्र गोसाई ने इनकी सारी सूचना दी थी अंग्रेजों से मिलके। ठीक है, तो मतलब विश्वासघात किया एक प्रकार से, तो इस वजह से नरेंद्र गोसाई की हत्या जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने
कर दी थी। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे बोलते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वो कब हुआ, तो 08 में हुआ। और ये इसकी क्या कहानी है, तो बोलिए इसका ये संबंध कहां से है, तो ये जो है कलकत्ता में माणिक तल्ला में बम बनाने की एक कारखाना स्थापित कर लिया था, और उस वजह से इन पे अलीपुर षड्यंत्र केस चला। क्योंकि आपको पता है कारखाना अधिनियम बन चुका था 1881 में, और दूसरा कारखाना अधिनियम बना था 1891 में। तो स्वाभाविक है कोई भी अवैध हथियार या ऐसी कोई विस्फोटक सामग्री जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के। तो इलीगल प्रोसेस हो रही थी, इस वजह से इनके पूरे ग्रुप को पकड़ लिया गया और फिर उनको सजा दी गई। ठीक है, तो बात आती है हमें इस चीज को समझने की कि ये एक्चुअल में है क्या। दूसरा, हमें इसकी ईयर भी याद करना है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, देखो यहां पर 08 लिखा है, 08 का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया सोफा। ठीक है, इस 08 का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया हमने, 08 का ऑब्जेक्ट बना दिया सोफा। ठीक है, क्योंकि 0 का एस और 8 का एफ तो सोफा बना दिया। अब यहाँ पे लिखा है अलीपुर। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस है, और यहाँ पे लिखा है मणिक तल्ला। ठीक है, मणिक तल्ला, तो कैसे याद करोगे, देखो अलीपुर से अली, एक लड़का है उसका नाम अली है, और वो मणिक तल्ला का मतलब ये है कि मालिक से झगड़ा करके तला के किनारे चला गया। ठीक है, मालिक से झगड़ा करके तला के किनारे चला गया, और वो तला के किनारे बैठा है, काय पे बैठा है, सोफा पे बैठा है। ठीक है, वैसे तो कुर्सी पे बैठना चाहिए, बट वो सोफा पे बैठा है अलग ही अंदाज में, और वो तालाब के किनारे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस है 1908 है, और मणिक तल्ला एक जगह है जो कि कलकत्ता में है। ओके, और यहाँ पे बम बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया था, इस वजह से वारिंद कुमार घोष की लापरवाही से सब पकड़े गए थे, और उस वजह से ये केस चला था। तो हमें नॉलेज होना चाहिए एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वारिंद कुमार की जो गुट के जो लगभग सभी मेंबर थे, सदस्य थे, उनको आजीवन काला पानी की जेल हुई थी, सजा दी थी। ठीक है, ये जो काला पानी की जेल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर है। किंतु C.R. दास की बेहतर पैरवी से, यानी कि C.R. दास जो थे उन्होंने बेहतर पैरवी किए वकील थे, इन्होंने अपना न्यायालय में अपने आप मत रखा, एक तरीके से अपने एक इनको सपोर्ट किया, इनको बचाने का प्रयास किया। तो अरविंद घोष जो थे वो छोड़ दिए गए। बाद में अरविंद घोष ने डिसीजन लिया कि भैया मैं ऐसी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा। तो अरविंद घोष ने क्या किया, पांडिचेरी में जाके एक आश्रम ओपन कर लिया, आर्यविले आश्रम, और आर्यविले आश्रम में वो अपना रहने लगे, और यहाँ पूरी राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो अरविंद घोष जो थे वो छोड़ दिए गए, और अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों की कमर टूट गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्रांतिकारियों की गतिविधि कमजोर पड़ गई। उधर महाराष्ट्र में किस हिसाब से पड़ी है वो बताया गया था। ठीक है, आर्यविले में उन्होंने, अरविंद घोष ने पांडिचेरी में जाकर आर्यविले में एक आश्रम की स्थापना कर ली और राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर नहीं आता फिर से पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, उसका रिवीजन करिए तो माइंड में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पंजाब, जब पंजाब की बात आती है तो पंजाब में नाम आता है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देखिए 1904 में जतिन मोहन चटर्जी ने सहारपुर में भारत माता सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है हमसे ये पूछ ले कि भारत माता सोसाइटी जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की, जतिन मोहन। ठीक है, जतिन मोहन। तो यहां पर भारत माता सोसाइटी है और जतिन मोहन यानी जाते हैं मोहन। ठीक है, जाते हैं, कौन जाते हैं, मोहन जाते हैं। मोहन कहाँ जाते हैं, भारत माता के दर्शन करने के लिए या भारत माता के मंदिर में जाते हैं। ठीक है, तो भारत माता की जय बोलने के लिए जाते हैं मोहन। ठीक है, या जब भी जाते हैं मोहन, यानी जब भी जाते हैं मोहन तो भारत माता की जय बोल के जाते हैं। ठीक है, जब भी जाते हैं तो भारत माता की जय बोल के जाते हैं। ऐसा थोड़ा सा बना के याद करिए जिससे जतिन मोहन आपको याद रहे और भारत माता सोसाइटी भी याद रहे। ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय, अजीत सिंह सक्रिय सदस्य थे। मतलब एक सोसाइटी थी भारत माता सोसाइटी और इसके सदस्य थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ठीक है, और भी कई, जतिन मोहन चटर्जी तो हैं ही। 1907 में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय पंजाब से निर्वाचित कर दिए गए थे और लाला हरदयाल विदेश चले गए थे। ठीक है, जो लाला हरदयाल हैं वो विदेश चले गए और विदेश में जाके लाला हरदयाल ने 1913 में, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी का गठन किया था। ठीक है,
और ये जो गदर पार्टी थी ना, जैसे यहाँ लिखा हूं ना, विदेश चले गए, विदेश चले गए, यानी कि इन्होंने गदर पार्टी का गठन किया था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक प्लेस है यूएसए के अंदर, अमेरिका में, वहाँ, ठीक है। 1908 में यहाँ का क्रांतिकारी गुट अमीर चंद के हाथों में आ गया, यानी कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी गुट था वो अमीर चंद ने अपने हाथों में इसको ले लिया, यानी कि इसका सारा जो जिम्मेदारी है अमीर चंद के हाथों में चली गई, ठीक है। 1912 में इस गुट के सदस्य बसंत विश्वास, मनमत विश्वास दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने हेतु भेजा गया था, ठीक है। परंतु लॉर्ड होर्डिंग बच गए, लॉर्ड होर्डिंग जो थे ना वो बच गए। अभियुक्तों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया और अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत विश्वास बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ये अमीर चंद का नाम विशेषकर आएगा, क्यों? क्योंकि इस समूह का जो प्रमुख था, इसको चलाने वाले अमीर चंद थे, उनके साथ में अवध बिहारी है या बसंत विश्वास है। बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई और इस प्रकार पंजाब का क्रांतिकारी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। तो इसमें हमें पंजाब के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिला, कौन कौन से क्रांतिकारी पढ़ने को मिले, उन पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। जतिन मोहन चटर्जी ने जो भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी, उनका नाम पढ़ने को मिला। इसी में 2 सदस्य थे, लाला हरदयाल और अजीत सिंह, ठीक है। और इसके अलावा 1907 में अजीत सिंह है वो लाला लाजपत राय पंजाब से निर्वाचित हो गए, इनको निर्वाचित किया गया, चुना गया, जो भी है। और जो लाला हरदयाल जी थे, वो जब ये 2 हो गए, ये लाला हरदयाल की जगह कौन आ गए? लाला लाजपत राय आ गए। तो लाला हरदयाल कहाँ चले गए? विदेश चले गए, और विदेश में जाकर उन्होंने गदर पार्टी का गठन किया 1913, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। 1912 में जो है लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, क्योंकि ये वही 1912 है, क्योंकि आपको पता है 1911 में दिल्ली दरबार लगा था हमारे यहाँ, ठीक है। और 1912 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और 1912 में हमारी जो दिल्ली है वो राजधानी बन गई थी, ठीक है। तो ये वही 1912 है, और ये वही लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय है जिसके समय में ये हमारे मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और ये जो दिल्ली दरबार था, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। कौन से नंबर का था? ये तीसरा दिल्ली दरबार था जो 1911 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय की हत्या का षड्यंत्र रचा। वही दिल्ली केस अभी अपन पढ़ा हुआ है, वही रिपीट है, वो कोई दिक्कत नहीं। 1912 में जाते समय उन पर बम फेंका गया। अभियुक्तों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया और अमीरचंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास, बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। हमने पहले पढ़ा है, वही रिपीट हो गया पैराग्राफ, ठीक है। रास बिहारी बोस जापान चले गए या भाग गए, और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये। और अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम आज़ाद हिंद सरकार, ओके, आज़ाद हिंद सरकार। और फिर यही 1943 में जाके आज़ाद हिंद फौज हुई, ठीक है। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के गठन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि 1943 में फिर सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि पंजाब के अंदर कैसे क्या क्रांति हुई, ठीक है। हमने पढ़ा दिल्ली के अंदर कैसे क्या क्रांति हुई, ठीक है। इसके अलावा हम और भी पहले पिछली क्लास में और भी काफी स्थान पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से प्रभावी हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लंदन, ठीक है। मैंने आपको लंदन भी बताया था, अमेरिका भी बताया था, ठीक है। रूस भी पढ़ेंगे। तो देखिए भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। अब देखना, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा एक नया नाम निकल के आता है 1905, ओके। और यहाँ पे लिखा है इंडिया होम रूल सोसाइटी। देखिए होम रूल लीग अलग है, और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में आपने पढ़ी है, ठीक है, जिसपे एनी बेसेंट का नाम विशेषकर इसमें आता है, ठीक है। तो 1905 की बात है जब बंगाल विभाजन हुआ था। इसी 1905 में क्या हुआ, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी, और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र इंडियन सोशोलॉजिस्ट निकाला था, ठीक है। तो एक पत्र निकाला था इंडियन सोशोलॉजिस्ट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है, तो हमें इसका नाम याद रखना है। कब निकाला था? 1905 में निकाला था। किसने निकाला था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी। ओके, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर होम जो हैं उनमें रूल है सोसाइटी, कुल सोसाइटी का एक रूल है कि इंडिया में जो भी होम है, इंडिया के अंदर जो भी घर हैं, तो वो अपने घरों में श्याम जी कृष्ण की मूर्ति जरूर रखेंगे, यानी कि कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति जरूर रखेंगे, उनकी तस्वीर या मूर्ति जरूर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं जैसे हमें इंडिया होम रूल सोसाइटी याद रहे। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र निकाला था। कौन सा पत्र? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब समझना, हमें ऐसे याद रखेंगे कि सोचिए जमीन के अंदर एक शिला निकली, या निकली शिला यानी पत्थर, एक चट्टान निकली जमीन के अंदर। ठीक है, अब लोगों ने ये सोचा कि ये हम इस शिला का क्या करें, तो बोले हम इस शिला से श्याम जी कृष्ण की मूर्ति बनवाएंगे। ठीक है, श्याम जी कृष्ण की मूर्ति बनवाएंगे, उसके लिए हमें कलेक्शन करना होगा। तो जो भी इंडियन लोग हैं उनसे सोशियोलॉजिस्ट, हालांकि सोशियोलॉजिस्ट आप समझ सकते हैं इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, बट हम इस सोशियोलॉजिस्ट को हम बोल देंगे सोशोलो। ठीक है, सबसे कितने कितने रुपए लेंगे? 100 लो और लिस्ट बनाओ। ठीक है, 100 लो और लिस्ट बनाओ, सभी लोगों की लिस्ट बनाओ, उनसे 100 रुपए लो, उनसे हम श्याम जी कृष्ण की मूर्ति बनवाएंगे। बढ़िया। ठीक है, तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट आपको याद रखना एक पत्र है जो श्याम जी कृष्ण वर्मा के माध्यम से निकला था। और कब निकला था? 1905। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडियन हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, इंडियन हॉस्टल। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का एक अड्डा बन गया। तो यहाँ पर जो इंडियन हाउस है, वैसे आप समझ रहे हैं ना, इंडिया हाउस का मतलब भारतीयों का घर है, और भारतीयों का घर होगा तो यहाँ से अंग्रेज जिन भी क्रांतिकारियों पे एक्शन लेंगे तो वो भाग के यहीं पे पहुंच जाएंगे, बोले ये सही है, विदेशी चले गए। तो इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। बात समझ में आई? क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया, जिसमें बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। ओके, मदन लाल ढींगरा वही हैं जिन्होंने करजन वायली की हत्या की थी। लाला हरदयाल वही हैं जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। वीडी सावरकर वही हैं जहां पर हमने अभिनव भारत और मित्र मेला को पढ़ा था। ठीक है, जब इंडिया होम रूल सोसाइटी के क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया, यानी कैसे भी करके अंग्रेजों को ये नॉलेज हुई कि यहाँ पर कुछ खिचड़ी पक रही है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन छोड़ के कहाँ आ गए? पेरिस। फिर इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व बीडी सावर के हाथों में आ गया। तो हमने अभी उसमें क्या पढ़ा था कि बीडी सावर को फिर बाद में जाके गिरफ्तार कर लिया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ठीक है, बीडी सावरकर ने संभाला, और यही बीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी। तो इंडियन वॉर यानी कि समझ सकते हो कि भारतीयों की लड़ाई है, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बीडी सावरकर। इसको कैसे याद करोगे मैं आपको बताता हूँ तरीका, उसको याद करेंगे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि इंडियन लोगों ने वॉर यानी लड़ाई लड़ी है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। और इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए क्या किया है? वड़ी सबर करिए। ठीक है, वड़ी सबर करिए, सबर, वीडी शावर का लिखा है ना, तो हम उसको ऐसे ही बना के याद करेंगे कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडियन लोगों ने वॉर यानी लड़ाई लड़ी है, किसके लिए लड़ी है? इंडिपेंडेंट होने के लिए। और इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने वीडी सावरकर यानी बड़ी सबर करी है। ठीक है, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा को हम पढ़ चुके हैं 1909, और इसी 1909 में नासिक षड्यंत्र केस भी हम पढ़ चुके हैं। लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस यानी लंदन स्थित जो भारत सचिव का एक ऑफिस हुआ करता था, राजनीतिक सलाहकार थे करजन वायली, उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, और इसके बाद में बीडी सावरकर को गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र कांड के मामले में मुकदमा चलाने के लिए कहाँ भेज दिया? भारत भेज दिया, जहां पर उन्हें आजीवन काला पानी की जेल हुई। और आपको पता है ये काला पानी की जेल जो है वो कहाँ पे बताई मैंने? अंडमान निकोबार में। और आपको ये भी पता होगा
कि वीडी सावरकर के नाम पर एक जो है वहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है, ठीक है, हवाई अड्डा भी है, उस जेल का नाम भी वीडी सावरकर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार जो पोर्ट ब्लेयर जो है ना, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा है जो वीडी सावरकर के नाम से ही जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है। इस प्रकार लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब बात आती है भैया अमेरिका की, ठीक है। तो लंदन की कहानी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, लंदन की क्या प्रोसेस थी। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। स्वदेश सेवक गृह, इसकी स्थापना कनाडा में जीडी कुमार ने की थी। किसने की थी? जीडी कुमार ने। अब आपसे ये प्रश्न कर देते हैं, स्वदेश सेवक गृह इसकी स्थापना किसने की? जीडी कुमार ने की। कहां पे की? अमेरिका में, ठीक है। तो देखो जीडी कुमार से कैसे याद रखेंगे? जीडी से हम आरक्षक जीडी याद कर लेंगे, ठीक है। जीडी से क्या याद कर लेंगे? हम जीडी से आरक्षक जीडी याद कर लेंगे। और आरक्षक जीडी से कैसे याद आएगा कि जीडी बनने से, आरक्षक जीडी बनने से कुछ छात्रों का कुछ जो भी सिलेक्शन हो गया था जीडी में, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अब क्या करेंगे, तो बोले स्वदेश सेवक गृह, यानी कि हम स्वदेश अपने देश के क्या करेंगे? सेवा करेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। स्वदेश सेवक गृह यानी कि हम घर से ज्यादा अपने देश की सेवा करेंगे। स्वदेश सेवक गृह यानी हम अपने देश की सेवा करेंगे, घर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे हम अपने देश को, ठीक है। गुरुमुख भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला। रामनाथपुरी इन्होंने 1907 में कनाडा में भारतीय स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार हेतु एक सर्कुलर आजादी नामक पत्रिका भी निकाली, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 में सिएटल, ये सिएटल जो है अमेरिका के अंदर वर्तमान में अगर हम देखें तो ये वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके लिए जाना जाता है वायुयान निर्माण के लिए, ये पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए ना, ऐसे सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए। तो यहाँ पर प्लेन बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं यहाँ पे, ओके। तो सिएटल अमेरिका में। अब देखना तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने की थी, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस यानी यूनाइटेड इंडिया में अमेरिका के अंदर तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने ये एक ग्रुप बनाया था। कब बना था? 1908 में बना था, ठीक है। अब सुनना, तो यहां पर 1908 में तारकनाथ दास ने वैंकूवर कनाडा में एक फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए फ्री हिंदुस्तान जो पत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया, या इसके लेखक कौन है, या किसने निकाला था फ्री हिंदुस्तान, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा तारकनाथ दास, ठीक है। अब इसको याद करने का लॉजिक देखो, फ्री हिंदुस्तान यानी कि जब हिंदुस्तान का व्यक्ति फ्री होता है तो वो अपने घर में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक देखने लग जाता है, ठीक है। तो जब फ्री होता है हिंदुस्तान का व्यक्ति तो वो अपने घर में क्या करता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, तो कॉमेडी सीरियल देखता है तारकनाथ का उल्टा, ठीक है। तो फ्री हिंदुस्तान, तो फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला था तारकनाथ दास ने, ठीक है। इतना याद रखेंगे। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपको शब्द ऐसे लगे, लेकिन क्या होता है देखो, चाहे कोई चीज हमें आसान लगे चाहे टिपिकल लगे, पढ़ना फिर भी पड़ेगा। और एक और चीज, जब आपको ये लगने लगे कि यार बहुत बोरियत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट शब्द आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं जिनको स्टूडेंट इग्नोर करता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपको इसमें परेशानी आए या जो भी आए, तो वही सीधी सिंपल लॉजिक है कि जैसे मान लो अलीपुर षड्यंत्र केस नहीं आ रहा, उसको लिख लो, 2-3 बार लिख के चेक कर लो, रिवीजन कर लो पहले अच्छे से, और फिर उसको लिख के देख लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार आप इसको रिवीजन तो करिए, आपको सब आ जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, नासिक षड्यंत्र केस क्या है, लंदन के अंदर क्रांतिकारी क्या प्रभाव पड़ा, या लंदन में क्रांतिकारियों ने ऐसा क्या किया, कौन सी संस्था स्थापित की, अमेरिका में क्या किया, ये सब चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अली जो था सोफा पे बैठा था मानिक से नाराज ओके, तो मणिक तल्ला में बम बनाने के लिए इन्होंने, ये तो खैर नॉर्मल सी बात है, ये एक स्टोरी फॉर्म में बनता है कि बाद में ये पकड़े गए थे तो स्वाभाविक के बम बना रहे थे वहां पे, इसलिए, ठीक है। और हमने अलीपुर षड्यंत्र केस को पढ़ लिया। इसके अलावा पंजाब के अंदर हमने पढ़ा था जतिन मोहन चटर्जी,
और यहाँ पे पढ़ा था हमने भारत माता सोसाइटी, और इसी में लाला हरदयाल थे और अजीत सिंह थे। बाद में लाला हरदयाल जो थे वो लंदन चले गए थे, यानी विदेश चले गए थे, और जो लाला लाजपत राय मतलब उनके उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, इसी में हमने अमीर चंद को पढ़ा था दिल्ली षड्यंत्र केस में, और बसंत बिस्वास और लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय पे बम फेंका गया था, बाद में जाके इनको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई थी। दिल्ली में रास बिहारी बोस, कोई लॉर्ड होर्डिंग, वो हमने पढ़ा था, रिपीट हुआ था। लंदन के अंदर हमने पढ़ा था कि इन्होंने एक होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। हमने एक पढ़ा है इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का पत्र, जो 1905 को शिला से मैंने याद कराया। मदन लाल ढींगरा ने करजनवाली की हत्या की थी, हम ये भी पढ़ चुके हैं। एक हमें एक और महत्वपूर्ण बुक पढ़ने को मिलती है, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिया लोगों ने वॉर, लड़ाई लड़ी है इंडिपेंडेंस होने के लिए, और बड़ी सबर करी है, तो वीडी सावरकर भी हमें याद आ जाता है। ठीक है, करजनवाली की हत्या हम पहले भी याद कर सकते हैं, ढींगरा यानी ठीक रहा, ऐसा कुछ याद भी कराया हमने। ठीक है, अमेरिका के अंदर हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या पढ़ी थी कि यहाँ पर एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी। किसने की थी? जीडी कुमार ने, वो पढ़ा है। यूनाइटेड इंडिया हाउस भी पढ़ा है, और इसमें फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र पढ़ा है, तारकनाथ। ठीक है, अब बात आती है हिंद एसोसिएशन की। अब आपके लिए बहुत इजीली वर्ड्स आ जाएंगे, बस केवल ये 2-3 चीजें, तो पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको 2-4 बार पढ़ो। जैसे मैंने रिपीट किया तो अब और अच्छा समझ में आया। अब देखो, हिंद एसोसिएशन 1913 में एक हिंद एसोसिएशन, मतलब हिंदुस्तान की एक एसोसिएशन बना दी इन्होंने। ठीक है, कहां पे? पोर्टलैंड, अमेरिका के अंदर। पोर्टलैंड अमेरिका में बनाई, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के नेतृत्व में। ठीक है, यानी लाला हरदयाल का तो मेन रोल है ही, और सोहन सिंह भागना भी इसमें शामिल है, और हरिनाम सिंह तुंडीलाट भी शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है भैया गदर आंदोलन। देखो, 1913 में ही हिंद एसोसिएशन है, इसी हिंद एसोसिएशन को जहां तक है बाद में गदर आंदोलन नाम दिया गया होगा। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब घर में दो भाई तेरा मेरा करते हैं तो फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों में क्या होती है? गदर मच जाती है। ठीक, इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागना थे, लेकिन संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और इसके अलावा रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, और राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है यहाँ पर जो याद रखना है आपको, मैडम भीखाजी कामा। और मैडम भीखाजी कामा की अगर हम बात करें तो इन्हें इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। क्यों? मैडम भीखाजी कामा ने क्या किया था? झंडा फहरा दिया था, अपने देश का झंडा फहरा दिया था। ठीक है, अभी आगे इनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक पत्र निकाला, बाद में मासिक पत्र का गदर का प्रकाशन भी किया। पहले साप्ताहिक आता था युगांतर, फिर बाद में क्या था? मासिक पत्र का निकालने लगी गदर के नाम से। ये उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, पख्तूनी भाषा में ये छपती थी। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना, कि जो सिख जो है ना बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली हो जाएं और पूरी तरीके से अंग्रेजों का ये विरोध करें। तो ये इनका उद्देश्य था एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करना, यानी आने वाले समय में जो क्रांति उन्हें करना है उसमें वो तैयार रहें, सक्रिय रहें। 1914 में लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए क्या किया? बाध्य किया गया। लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि अंग्रेजों की नॉलेज में आ गया कि ये कुछ खिचड़ी पक रही है। तब इस दल का कारभार उनके साथी रामचंद्र ने संभाल लिया। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। तो अमेरिका जो है वो ब्रिटेन की तरफ से, यानी ब्रिटेन से मिलकर जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो ऐसे कुछ जो भी पार्टी बनी हुई थी, जो भी ग्रुप बने हुए थे, उन सबको निरस्त कर दिया गया, या उन सब पे कार्रवाई की गई, जिससे ये इधर उधर हो गए। ठीक है, इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में इंपोर्टेंट चीज क्या है? इसमें यही इंपोर्टेंट है कि गदर आंदोलन या गदर
पार्टी हमें याद रखना है, ठीक है। 1913 में याद रखना है, वो गदर पिक्चर थी, और जिसमें 1946 का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, उस पर गदर पिक्चर बनी थी। ये गदर आंदोलन या गदर पार्टी है, ये अलग है और वो अलग है, ठीक है। इसमें लाला हरदयाल का विशेष का नाम आएगा, और यहाँ पे देखो जैसा प्रश्न वैसा आंसर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था, इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थी? सोहन सिंह भाकना। ये दोनों शब्द हमें याद रखना, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। अगर वो इस एसोसिएशन का अध्यक्ष पूछेंगे तो सोहन सिंह भाकना, और अगर उन्होंने इसका संस्थापक पूछा तो लाला हरदयाल, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं अच्छे से, देखते हैं। अब बात आती है जर्मनी की। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहरा दिया था। कहाँ फहरा दिया था भैया? आ गए जर्मनी, ठीक है। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टटगार्ड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, तो एक अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस वर्ड का अर्थ जो होता है कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस यानी कि एक मीटिंग होना, ठीक है। और उसी कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस शब्द कांग्रेस पार्टी का नाम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कांग्रेस का वो नहीं है, पर अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की गई थी। कांग्रेस का मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग होता है, ठीक है। समिट भी बोल सकते हैं। यहीं पर भारतीय तिरंगा, अब यहाँ पर हमारे पास पहला तिरंगा जो हमारे भारत का है, वो हम कहाँ फहरा रहे हैं भैया? जर्मनी में, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस थी, तो इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए होंगे। तो पहली बार हमारा झंडा फहराया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस झंडे में कौन कौन से कलर थे, ठीक है। तो इसमें देखो हरा कलर था, ठीक है, पीला कलर था और लाल कलर था, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि यहाँ पे यार ये दो कलर ऐसे हैं जो वर्तमान में झंडे में है ही नहीं, क्योंकि लाल की जगह उसको केसरिया कर दिया, हरा की जगह हरा ही है, बट पीले की जगह हमने उसको सफेद कर दिया। तो वर्तमान में जो झंडा है उसका कलर कैसा है, और शुरुआत में झंडे का कलर कैसा था, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से याद करके रखना है, हरा, पीला और लाल, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे। देखो, जब झंडा फहराया गया तो हम सब लोग क्या हो गए? हैप्पी हो गए। हैप्पी का मतलब हम अंग्रेजी में कह देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए? हैप्पी हो गए। हैप्पी यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। यहाँ पर हैप्पी का मतलब हा से हरा और पी से पीला, ठीक है। और जब हम हैप्पी होते हैं यानी खुश होते हैं, तो हमारा चेहरे पर आप देखेंगे कुछ लोगों के जो चेहरा है, जब हंसते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। हैप्पी ला यानी कि हैप्पी हो गए और सबका चेहरा लाल हो गया खुशी के मारे कि भैया हमारा झंडा फहरा दिया हमने, ठीक है। तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा ये झंडा फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? जर्मनी में फहराया गया, ठीक है। अब फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन रहता है कि अमेरिका में फहराया कि जर्मनी में फहराया। देखो अभी तो सामने सब कुछ सही है। बात है 10 महीने बाद तुम्हें ये चीज याद आ रही है क्या? 1 साल बाद ये चीज याद आ रही है क्या? 6 महीने बाद तुम्हें ये चीज याद आ रही है क्या? 3 महीने बाद ये चीज याद आ रही है क्या? उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो याद आए उसके लिए थोड़ा सा कुछ बना लो और उसका रेगुलर रिवीजन करो। तो हम जर्मनी से याद रखेंगे कि इन्होंने झंडा फहराया और जरा भी हमसे मनी नहीं ली, यानी जरा भी हमसे पैसे नहीं मांगे कि हम झंडा फहरा रहे हैं, मैं कुछ तो दो। जरा भी मनी नहीं ली, तो जर्मनी से याद आ जाएगा, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है। तो ये भी आपसे कभी भी प्रश्न कर सकते हैं कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहेंगे? तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाएगा, ओके। लाला हरदयाल गदर आंदोलन पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका से जर्मनी चले गए। 1916 में बर्लिन में लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कर दी। ये बर्लिन जो है ये जर्मनी की कैपिटल है, ओके। तो यहां पर हमें मैडम भीकाजी कामा को याद रखना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अफगानिस्तान। देखो अमेरिका हमने पढ़ लिया, लंदन हमने पढ़ लिया, है ना, और जर्मनी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला और ओबेदुल्ला सिद्दीकी के साथ काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया, ठीक है। काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार का
गठन किया। अब इन्होंने जब अस्थायी सरकार का गठन किया तो क्या हुआ, तो देखिए इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति स्वयं और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दे दी थी, जर्मनी और रूस ने इसे मान्यता दे दी थी। 1858 की उद्घोषणा से ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने अधीन ले लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का अभाव का मतलब सभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आपको मालूम है आज बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भी आपने सुनी होगी। ठीक है, तो ये कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप अपने सहयोगी बरकतुल्ला उबैदुल्ला सिंधी के साथ काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये जो अफगानिस्तान है, इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको अभी एक अलग देश की दृष्टि से देख रहे हैं। एक्चुअल में अगर हम अखंड भारत का मैप देखते हैं, ठीक है, अखंड भारत का कभी मैप आप गूगल पे सर्च करके निकालना, तो आप ये देखोगे कि ये अफगानिस्तान जो अलग कंट्री है, ये भी एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जैसे पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये तो पता ही है, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है अफगानिस्तान, लेकिन यहाँ पर भारत की प्रथम क्या हो रहा है, अस्थायी सरकार का गठन किया जा रहा है। और कब किया जा रहा है, यहाँ पे 1915। ये वही ईयर है जब 1915 में गांधी जी जो थे वो भारत आए थे। कहां से, अफ्रीका से। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर कर। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्रांति के परिणाम। अब भाई क्रांति के परिणाम क्या होंगे, आप समझ सकते हो। क्रांति के परिणाम यही होंगे कि अंग्रेजों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। बिल्कुल हमने पढ़ा था। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय हो गया। ठीक है, जातिगत आधार पर सेना का गठन किया। अंग्रेजों ने देखो क्या महत्वपूर्ण काम किया है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप उन्होंने सेना का जो गठन किया गया वो जातिगत आधार, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, है ना, एक महिला रेजिमेंट भी हुआ करती थी। तो देखो यह लिखा है जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो अंग्रेजों वाले जो सैनिक है ना, इनकी संख्या ज्यादा हो कि अगर ये लोग हम पे अगर वो करें तो ये एक्शन ले लें, तो ऐसा कुछ बना रखा था। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन ने लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 12 वर्ष कर दी थी। ये लॉर्ड लैंसडाउन वही है जिसके समय में ड्यूरेंट रेखा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लड़कियों के विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष, यानी कि इतनी कम उम्र में भी लड़कियों का विवाह उस समय में होता था, तो उन्होंने 12 वर्ष की और फिर उसको फिर आगे और बढ़ाया गया। ठीक है, यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हमने 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जो है बहुत कुछ हमने पढ़ा है, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा है, किसके समय में क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसी संस्थाएं भी स्थापित हुई, क्योंकि अब मेन जो चीज चालू होगी वो आपकी वही 1905 बंगाल विभाजन से एक सीक्वेंस बनेगा जो पूरा 1950 तक चलेगा। यानी कि 1905 है 05, और जब आप इस 05 को पलटोगे तो 50 बनेगा। यानी 1905 से लेकर 1950 तक की अपन कहानी अब एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ हमने पहले से पढ़ लिया है, अंग्रेजों के समय में क्या किया हुआ वो पढ़ लिया है। अब हम और भी उसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर चलो ये बीच में दे दिया है 1936 का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे देखते हैं तो आगे कुछ ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, सत्य शोधक समाज है, रामकृष्ण मिशन है। जी ये जो टॉपिक है ना, ये महत्वपूर्ण वाले टॉपिक है जो आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद में फिर आपका यहां से ये जो लिखा हुआ है ना, देखो हेडिंग डालिए बंगाल विभाजन, यहां से आपकी सही से कहानी शुरू होगी। फिर इसके बाद में देखो स्वदेशी बहिष्कार हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आ गई। इसके बाद में उसको डिटेल में दिया है। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन आ गया। तो ये चीज आपकी बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ जाएगी जो 1905 से स्टार्ट होगी। अभी कुछ संस्थाएं हैं जो स्थापित हुई थी, तो उनके बारे में, उनके संस्थापक के बारे में, उनकी ईयर्स के बारे में अपन थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। इनमें मैं आपको कनेक्टिविटी बता दूंगा कि किसने स्थापना करी और कब की। जैसे यहाँ पे लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा,
एक प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बताइए। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है कब हुई, ये हुई 36 में। अगर पूछते किसने की, तो सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने की। अब देखना समझना, सहजानंद शब्द को याद करना है, 1936 को याद करना है, और अखिल भारतीय किसान सभा को याद करना है। ठीक है, तो देखिए सहजानंद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, सहज प्लस आनंद। ठीक है, आनंद। और अखिल भारतीय किसान सभा, तो किसान सभा से देखो, किसान सोचिए, किसानों की एक सभा चल रही थी, उसमें किसानों को अखिल का मतलब कुछ खेल खेलने के लिए बोला गया कि आप दिन भर मेहनत करते हो, खेती किसानी करते हो, पूरी जिंदगी आप मेहनत करते हो, और आप में से अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जो बुजुर्ग भी हैं, जिनकी 50+ एज हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आपका बचपन दोबारा से आपके मन के अंदर आए, तो हम कुछ खेलों का आयोजन कराएंगे और उसमें आपको सहज आनंद की प्राप्ति हो, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है किसानों के लिए कुछ खेल खिलाए गए और उन्हें सहज आनंद आ रहा था और बड़े ही मजे से यानी मौज से वो खेल रहे थे। ठीक है, 36 का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मौज। मौज भी बोल सकते हो या बड़े ही मजे से, मजे भी बना सकते हो, मौज भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े ही मजे से वो खेल खेल रहे थे किसान, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको खेल खिलवा दिए थे। तो टीचर वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो पता चला ट्रेनिंग में उन्हें बोरियत हो रही है, तो हो सकता है उनको गेम्स खिला दिए या कोई एक्टिविटीज करा दी, जिससे उनका जो वर्डन है वो कम हो जाए। तो ऐसा भी होता है, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, स्वामी सहजानंद ने की थी, इतना याद रखना है। और NG रंगा इसके प्रथम महासचिव थे, महासचिव वगैरह की कोई वो नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाता है, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ये भी पूछा जाता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट को ये रटा होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, छोटे छोटे एग्जाम में तो ये रिपीट ही होता रहता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर पूछते हैं कब की, तो 28। इस 28 को याद करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है नाइफ। ओके, अब यहाँ पे लिखा है ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म और राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय से याद रखें। अब यहाँ पर ब्रह्म से याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय से याद रखेंगे। पहली बात तो देखो, अगर हम ब्रह्म याद रख सकते हैं, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म में रा रकार आती है ना, ब्रह्म यहाँ पे आ गया, रा रकार आ गया, ब्रह्म। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज 28 है। तो 28 से सोचिए, कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे को क्या कर रहा है, नाइफ दिखा रहा है, चाकू दिखा रहा है, और उससे क्या कह रहा है कि देख भाई, तू इस बात के भ्रम में मत रहना कि मैं तेरे को केवल डरा रहा हूँ। ये चाकू है, मैं इससे तेरे को ब्रह्मा जी के पास भी पहुंचा सकता हूँ, मैं तेरे को ब्रह्मलीन भी कर सकता हूँ। तो ये भ्रम में मत रहना, मैं तेरे को मार भी सकता हूँ। ठीक है, तो सोचिए एक व्यक्ति है और वो एक राजा के सामने चाकू लेके खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो राजा से थोड़ा राजा राम मोहन राय याद आ जाए, इधर 28 याद आ जाए, या ब्रह्म समाज। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट याद है, काफी समय से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा याद करके रखिए। बट अगर कोई बिगनर है, न्यू स्टूडेंट है, पहली बार पढ़ रहा है, तो लॉजिक यही रखो, इसको नाइफ से याद कर लो। इससे क्योंकि क्या होता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम चीजों को बना के याद करते हैं, जिससे हमें वो चीज एक्यूरेट याद आ जाए। ठीक है, अब देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा गया है। तो आपको ना राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाया गया था, 1829 में। ठीक है, आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी कहा गया है। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और 1816 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और संवाद कौमुदी नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत शानदार, आधुनिक भारत में से। जैसे कि आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय। अग्रदूत इसलिए क्योंकि ये राजा राम मोहन राय आगे हुए और इन्होंने सती प्रथा विरोध कानून बनाने में मदद करी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और क्या है, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी इन्होंने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, संवाद कौमुदी। ठीक है, एक मिरातुल अखबार है, मिरातुल अखबार, एक शायद मिरातुल अखबार दादा भाई नौरोजी का है, छोड़िए इसको, इसको नहीं बता रहे। ठीक है, संवाद कौमुदी को याद करिए,
क्योंकि वो दादा भाई नौरोजी को आगे लिस्ट दी है पूरी, वो उससे बता दूंगा, ठीक है। संवाद कौमुदी से कैसे याद रखेंगे, सोचिए राजा राम या हम कहेंगे राजा साहब आए और राजा साहब को स्टेज पे बुलाया, बट राजा साहब ने क्या किया, संवाद कौमुदी संवाद किया, स्टेज पे आ गए राजा साहब ने, हमने बुलाया कि राजा साहब कुछ बोले, बट राजा साहब ज़्यादा नहीं बोले और राजा साहब ने संवाद कम दी, यानी वो ज़्यादा नहीं बोले, थोड़ा बहुत बोल के चले गए। तो संवाद कौमुदी हमें याद रखना है, संवाद कौमुदी इनकी मुख्य पत्रिका थी, ठीक है। 1814 से 15 में एक आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, कब की थी, 1814 से 15। तो कहीं कहीं 1815 भी लिखा आता है और कहीं कहीं 1814, तो 1814-15 दोनों दिए हैं इसमें, है ना। तो आत्मीय सभा को कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर 1-5 को याद कर लो आप, बहुत ईजी है। 1-5 का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया दाल, तो सोचिए घर में दाल बनी, दाल बहुत टेस्टी थी, तो खाने वाले क्या कहते हैं, अरे भैया आत्मा प्रसन्न हो गई, इतनी बढ़िया दाल बनी है, ठीक है। बस 15 में याद आ जाए आत्मीय सभा से तो इधर 14 भी याद आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन में क्या दे रहा है, अगर 14-15 दोनों देता है तो ये पक्की बात है कि वो जो है क्वेश्चन को कैंसिल ही करना पड़ेगा, या तो 14 अकेला मिलेगा या 15 अकेला मिलेगा। 15 मिल गया तो सीधा है, हमने बना के याद कर ही लिया है। 14 मिला तो हम 15 से 1 घटा के 14-15 याद करके ही रखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक है। तो वेदांत सोसाइटी है, तो अभी यहाँ पर हम याद रखें वेदांत सोसाइटी। सोचिए कोई वेदांत सोसाइटी है और वेदांत सोसाइटी पर वेदों का टैग लगा हुआ है, ठीक है। टैग टैग से याद कर लीजिए कि एक टैग लगा हुआ है, सिंबल बना हुआ है काय का, वेदों का, तो वेदांत सोसाइटी है, यहाँ पर टैग से याद कर लेंगे, ठीक है। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1825 में की गई थी, 25 में, ठीक है। वेदांत कॉलेज, तो वेदांत कॉलेज याद रखेंगे, वेदांत कॉलेज का जो कलर है वो कैसा रखा गया है, वो नीला कलर रखा गया है, ठीक है। तो वेदांत कॉलेज को हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, क्योंकि इसका एक ही कलर रखा गया, वो भी कैसा, नीला, ठीक है। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना, चलो कलकत्ता में की थी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि जब राजा को किसी ने नाइफ दिखाया, राजा ने धीरे से मोबाइल निकाला और राजा कॉल करता है कि इसको पुलिस को कॉल करता है, ठीक है। तो कलकत्ता विशेषकर हो सकता है पूछ ले कहाँ पर, क्योंकि ये मुझे कहीं टकरा रहा है, कहीं ऐसा प्रश्न बना है इसलिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हैं देखते हैं ना, तो कुछ चीजें क्या होता है याद रह जाती है। एक आदत हमेशा रखिए अपने अंदर, जब भी कोई भी प्रीवियस कोई पेपर, ठीक है, वो पेपर जो हो ना, वो एग्जाम किसी भी फील्ड का हो, मतलब जैसे मान लीजिए आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव पेपर की पीडीएफ वगैरह या आंसर शीट वगैरह आपके हाथ लगे किसी भी एग्जाम की, है ना, तो आप उसको पढ़ें जरूर, से आप क्वेश्चन देखें, क्योंकि देखो सब सब एक ही है। ये तो बना दिए गए हैं आपके लिए कि ये एसआई का बैच, ये एमपी पुलिस का बैच, ये एमपीपीएससी का बैच, ये केवल कमाई का जरिया और कुछ नहीं है। बाकी का मेन होता है सिलेबस, जीके जीके ही है, मैथ मैथ ही है, रीजनिंग रीजनिंग है, ठीक है। किसी में आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है, ऐसा रेशो रहता है, बट क्या होता है, मेन होता है सिलेबस। तो सिलेबस को अगर आप पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है। तो बस लेवल होता है, किसी में लेवल डाउन होता है किसी परीक्षा का, तो उससे ईजी क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी परीक्षा का लेवल हाई होता है तो उससे थोड़े टिपिकल बन जाते हैं। जैसे यूपीएससी तो उसका और हाई लेवल होगा कि उसमें तार्किक क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो कंफ्यूजन वाली बात रहती है, भैया ना, कंफ्यूजन वाली बात रहती है। अब देखें यहाँ पर हम प्रार्थना समाज को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज जो है ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी, परंतु केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करो कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ही डायरेक्ट आएगा आपका, ठीक है। तो पहली बात तो हम यही याद रखेंगे कि एक नाम पर्टिकुलर केशव चंद्र सेन, और अगर किसके सहयोग से, तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि ये नाम भी तुम्हें याद हो जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 67 लिखा हुआ है, इस 67 का मैं आपको ऑब्जेक्ट बताता हूँ, जीके, और प्रार्थना तो प्रार्थना ही है। तो सोचिए एक लड़का है,
उसको जीके थोड़ी कम याद होती है, इसलिए वो जीके उसको बहुत अच्छे से याद हो जाए, इसलिए महादेव के मंदिर में जाता है और बड़ी ही आत्मा से प्रार्थना करता है कि सब जीके उसे याद हो जाए। देखो कितनी बढ़िया लाइन बनी है, शानदार। उसमें महादेव भी आ गए, उसमें आत्माराम पांडुरंग भी आ गए, केशव चंद्र सेन भी आ गए और प्रार्थना करता है ये भी आ गया। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 पांच पांच ऑब्जेक्ट केवल कनेक्टिविटी की वजह से आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की। कब की? 67 में। तो हमने जीके आपको ऑब्जेक्ट बताया है, वो याद रहेगा। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से की। कहां पे की भैया? मुंबई में की। बात समझ में आ गई? तो ये याद करके रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना 67 बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। सुकरात तो अलग ही व्यक्ति थे, बट इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 67 में इंग्लैंड हैव टू इंडिया, ठीक है, इंडियन हैव टू इंडिया जो है पत्र निकाला होगा, जो भी है दादा भाई नौरोजी का 67 में इंग्लैंड हैव टू इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड हैव टू इंडिया, तो यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी। बाकी का मिरातुल अखबार मैंने आपको बताया ना, वो दादा भाई नौरोजी से ही संबंधित है। ठीक है, मिरातुल अखबार। और देखिए रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप यहाँ देखेंगे बुक्स आएंगी और बुक्स के राइटर आएंगे, तो हम बुक्स और राइटर क्लियर करके याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, अब याद रखना है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त। मैं आपसे कहूंगा कि रमेश चंद्र दत्त पूरा नाम याद ना करते हुए आप इसको RC दत्त से याद करिए। ओके, इससे ये जल्दी याद होगा। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त है पूरा नाम है, तो RC दत्त से याद करिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हम हिस्ट्री देखें किसकी? इंडिया की, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी। ठीक है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी इंडिया के लोग जो थे ना, उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री जो थी वो बहुत अच्छी थी। बट इकोनॉमिक हिस्ट्री डिस्टर्ब क्यों हो गई? क्योंकि उस समय के जो लोग थे बहुत ज्यादा RC यानी आलसी थे। ठीक है, RC को हमने क्या बोल दिया? आलसी बोल दिया। RC आलसी, RC आलसी। ठीक है, तो सोचिए हम आलसी लिख रहे थे, बट हमने गलती से क्या लिख दिया? RC लिख दिया। बहुत आलसी थे, बहुत आलसी थे, यानी कि RC दत्त हमें याद करके रखना। ठीक है, ओके। महादेव गोविंद रानाडे ने पुस्तक लिखी थी एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानाडे एसेस इन। अब देखो सुनिए, सोचिए एक टीचर थे, उन्होंने एक स्टूडेंट से बोला कि तुम्हें ऐसे सुनाना है निबंध, ऐसे सुनाना है। किस पे सुनाना है? इंडियन इकोनॉमी पे। तो दूसरे टीचर बोलते हैं उन टीचर से, बोले रहने दे ये नहीं सुना पाएगा। ठीक है, रहने दे तू नहीं सुना पाएगा। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने पूछ लिया ऐसे सुना चल इंडियन इकोनॉमी में, तो दूसरा उठ के बोलता है छात्र, सर मैं सुनाऊं? तो वो क्या कहते हैं? राना दे यानी कि रहने दे तू नहीं सुना पाएगा, रहने दे तू नहीं सुना पाएगा, राना डे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये इसलिए बता रहा हूं, कभी पृष्ठ बने तो आप कनेक्टिविटी से उसको कैप्चर कर लो। ठीक है, जीवी जोशी, PC राय, ब्रिटिश लेखक डिग्वी ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जबकि सर सैयद अहमद खान ने धन निष्कासन के सिद्धांत को क्या किया है? अस्वीकार किया है उस समय में। अब बात आती है रामकृष्ण मिशन की। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी भैया 97 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाइक से याद कर लेंगे। 97 को कैसे याद कर लेंगे? बाइक से याद कर लेंगे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, तो सोचिए राम और कृष्ण जी के मिशन पर कोई व्यक्ति चल पड़ा है। वो ये चाहता है कि चाहे आप राम को मानो चाहे कृष्ण को मानो, पर मानो तो, यानी वो चाहता है कि आप धार्मिक बने रहें, आध्यात्म से जुड़े रहें। ठीक है, 97 का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया? बाइक, यानी बाइक से एक व्यक्ति निकल पड़ा है लंबे सफर पे, और वो राम और कृष्ण के मिशन पे चल पड़ा है। तो राम कृष्ण मिशन हमें याद रखना है 97। ठीक है, कलकत्ता बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि रामकृष्ण जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, तो इस वजह से। ओके, तो ये हमें याद रखना है, और ये भी आपने कई बार सुना ही होगा, स्वाभाविक है आपको पता रहे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था भैया? नरेंद्र नाथ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और इस दिन को आपको पता है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। ठीक है। विवेकानंद 93 बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा कि हमें भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के बीच एक स्वतंत्र संतुलन स्थापित करना चाहिए। 93 है और इस 93 को हमें याद रखना है, क्योंकि इस 93 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में भाषण दिया था और इस भाषण को पूरी दुनिया में बहुत ही मतलब अच्छे से सराहा था और बताते हैं कि बहुत देर तक तालियां बजती रहीं, बहुत देर तक तालियां बजती रहीं, ऐसा भी बताते हैं। ठीक है। तो उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण था जो अमेरिका में उन्होंने दिया था 93। इस 93 को भी अगर आपको याद करना है तो इसको आप पीएम से याद कर लीजिए, क्योंकि आज के समय में भाषण कौन देते हैं सबसे लंबा, वो पीएम यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। ठीक है। तो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर, शिकागो, वहां पर इन्होंने भाषण दिया था और अपने प्रसिद्ध भाषण में इन्होंने अपना एक वो रखा था कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच में समन्वय बना के रखें। ये समस्त संसार के लिए एक ऐसी संस्कृति की परिकल्पना करते थे जिसमें पश्चिम के भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को मतलब सम्मिश्रण हो, जो समस्त संसार का प्रसन्नता दे सके। विवेकानंद 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन किया। इनका मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों के रूप में है और उनकी अनुभूति हमें विभिन्न प्रतीकों के रूप में होती है। इसी कारण विवेकानंद जी 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने बहुदेववाद का समर्थन किया है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को एक संपूर्ण भारतीय आंदोलन बना दिया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सर, बहुत इंपोर्टेंट है ये समाज जो है ना, 3-4 समाज है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज, सत्यशोधक समाज, सबको याद करना है, इनकी ईयर याद करना है और इनके संस्थापक याद करना है। ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और स्टूडेंट रट भी लेता है। ठीक है। बट अगर आपसे पूछे कब हुई थी तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कल हुई थी 75 को, हमने एक ऑब्जेक्ट कल बना दिया, कल की बात है। कहाँ पे हुई थी, बंबई में हुई थी। ठीक है। तो आर्य समाज यानी आ रहे हैं समाज में। ठीक है। आ रहे हैं समाज में, बोले आ रहे हैं समाज में, कौन आ रहा है समाज में, बोले स्वामी जी आ रहे हैं। ठीक है। स्वामी जी आ रहे हैं, तो स्वामी जी आए तो सबने क्या बोला, स्वामी जी हम पर हम पे दया करना। ठीक है। स्वामी जी हम पर दया करना, दया करना, स्वामी जी दया करना। तो गुरुदेव आ रहे हैं, स्वामी जी हम पे दया करना, तो ऐसे करके याद रखना 75 को। ओके। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। कालिदास को भी प्राचीन भारत में मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, आप पढ़ चुकी हो। इनके बचपन का नाम मूलशंकर और गुरु जी का नाम था स्वामी विरचानंद। ठीक है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है जो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ये भी कभी पूछ सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध वगैरह करना, तंत्र मंत्र, कर्म कांड को स्वीकार नहीं करते थे, जबकि वेद को ईश्वर ज्ञान मानते थे और उपनिषद को, जो उपनिषद है उसको भी स्वीकार करते थे। उन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया जा सके। स्वामी दयानंद सरस्वती के सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश। अगर पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। आचार्य दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में अजमेर में होती है। 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल पुथल की जांच करने आए वैलेंटाइन चिरोल, या चिरोल था वो, चिरोल, ठीक है, इसने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता भी कहा है।
और इसी ने बाल गंगाधर तिलक को भी अशांति का जन्मदाता कहा है, तो ये ऐसे शब्द यूज करता था। ठीक है, इसके बाद में ये आर्य समाज, तत्वबोधिनी और फिर आता है बंगाल विभाजन। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आज काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छे शब्द पढ़े हैं, जहाँ से आपको देख लेना आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप देखेंगे बिल्कुल टकराते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करूँगा। बस ऐसे ही आप रेगुलर पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।